हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सभी के बीच में मैं आज आपको यूपीएससी कंटेंट लेकर के एंशिएंट हिस्ट्री तमिलनाडु पढ़ाने जा रही हूँ। और ये आपको चैप्टर बाय चैप्टर सही कंटेंट और सही जगह मिलेगा, ताकि आप फ्री में घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, लाखों रुपए कोचिंग में नहीं दे सकते, उन बच्चों के लिए आज मैं फ्री में सुविधाएं लेकर के आई हूँ। विदाउट टेंशन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें, मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए आज के नए सेशन के साथ, और सभी लोग मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंटेंट बहुत कम रहता है, इसलिए मैं प्रेफर ये करूँगी कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ और इंग्लिश में आप सभी लोग देख लेना एक बार। और ये सारा कंटेंट है इंग्लिश में। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, हाउ डज द थार डेजर्ट इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द डक्कन प्लेटू। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कि डक्कन प्लेटू क्या है, मेजर एंशिएंट क्या है, दिल्ली कल्चर क्या है, हाउ डिड इंडियन ज्योग्राफी कंट्रीब्यूट टू कल्चर डाइवर्सिटी, इसके बारे में जानेंगे हम। तो मैं हिंदी पीडीएफ प्रेफर करूँगी, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश कंटेंट से पढ़ाने पर उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करने पे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इंग्लिश वाले तो हिंदी आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि मैं हिंदी में बच्चों को कंटेंट दे पाऊँ। तो ये पीडीएफ जैसे कि मैंने बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और आप आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन के, और दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो चलते हैं आज हम नए सेशन के साथ और शुरू करते हैं तमिलनाडु एंशिएंट हिस्ट्री। तो तमिलनाडु एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है? भूगोल और इतिहास का आपसी संबंध क्या है? भूगोल और इतिहास दोनों में संबंध क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला हमारा भूगोल संसाधनों, व्यापार मार्गों और रक्षा प्रणालियों तक पहुंच निर्धारित करता है। भूगोल क्या करता है? संसाधन और व्यापार मार्ग, जैसे कि जल मार्ग हो, पुराने जैसे कि हमारा जल मार्ग हो गया, बंदरगाह से व्यापार मार्ग हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, रक्षा प्रणाली, ये सब वो हमारा किससे निर्धारित किया जाता है? भूगोल से निर्धारित किया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे दिया गया है व्यापार मार्ग और रक्षा प्रणाली तक पहुँच निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया भारत की भौगोलिक विविधता ने, ये एग्जाम्पल है, क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है। उदाहरण के लिए भारत की भौगोलिक विविधता क्या है? भारत की भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता में जैसे क्या आ जाता है? प्राकृतिक नेचर क्या है, ठीक है, और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी मतलब पर्यावरण क्या है, और हम वहाँ पे जलवायु के बारे में जानते हैं, और कल्चर के बारे में जानते हैं। तो ये सब क्या होती है? भौगोलिक विविधता हो जाती है। विभिन्न संस्कृति, यहाँ पे जैसे देखो दिया मैंने, कल्चर का नाम लिया ना, विभिन्न संस्कृति, राजनीति संरचना, आर्थिक गतिविधियाँ जो होती हैं, आर्थिक गतिविधियों के उत्थान में योगदान दिया किसने? भूगोल ने। ठीक है। जैसे कि हम हिमालय के बारे में जानते हैं,
हिमालय एक प्राकृतिक अवरोध है। प्राकृतिक अवरोध कैसे है ये प्राकृतिक अवरोध ऐसे है कि जैसे कि हमारी हिमालय की चोटियाँ इतनी ऊंची होती हैं कि आपने कारगिल के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, 1999 में हुआ था। तो वो वहाँ जो युद्ध होना था वो बहुत कठिनाई से था कि वो जल्दी से हमारे हिमालय की पहाड़ियाँ पार करके हमारे इंडिया में नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो अवरोध है। यूरोप में हिमालय एक प्राकृतिक के रूप में कार्य करता है जो आक्रमण को रोकता है। मैं यही कहना चाहती थी कि आक्रमण को क्या करते हैं, ये हिमालय पहाड़ियाँ जो होती हैं आक्रमण को रोकती हैं। ये हम कारगिल के युद्ध से सीख सकते हैं। सिकंदर ने युद्ध किया था, खैबर दर्रा के माध्यम से वो आया था, पहाड़ियाँ नहीं पार कर पाया, तो वो कहाँ से रास्ता बनाया था अपना, खैबर दर्रा के माध्यम से रास्ता बनाया था। जबकि चयनात्मक संस्कृति आदान प्रदान की अनुमति देता है। मतलब जो हम संस्कृति को चयन करते हैं वो एक देश से दूसरे देश में संस्कृति का आदान प्रदान की अनुमति देता है। हमारा भूगोल संस्कृति आदान प्रदान का अनुमति देता है। गंगा और सिंधु जैसी नदियाँ, कौन सी नदियाँ, गंगा और सिंधु जैसी नदियाँ कृषि को सक्षम बनाती हैं। कृषि को सक्षम कैसे बनाती हैं ये नदियाँ, सिंचाई के माध्यम से कृषि को सक्षम बनाती हैं, जिससे प्राचीन सभ्यताएं पनप सकें। जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी वो क्या, जैसे हमारी नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो उन सबको क्या मतलब वो एक नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, तो वो दोबारा से आ सके, ये चीज़ बता रहा है। भारत की 3 प्रमुख भौगोलिक श्रेणियाँ। अब भारत की 3 प्रमुख भौगोलिक श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हिमालय पर्वत। क्या दे रखा है, हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में करते हैं, प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं ये, जलवायु पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। इंडो गैंगटिक मैदान क्षेत्र, दूसरा हमारा क्या है, इंडो गैंगटिक मैदान क्षेत्र उपजाऊ और कई प्राचीन सभ्यताओं का घर है। ये क्या है, उपजाऊ है और कई मतलब जो इंडो गैंगटिक मैदान है उपजाऊ भूमि पाई जाती है, प्राचीन सभ्यताएं वहाँ पे पाई जाती हैं, प्राचीन सभ्यताओं के घर पाए जाते हैं, तो उसे हम इंडो गैंगटिक मैदान क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारा इंडो गैंगटिक मैदान क्षेत्र हमारा कहाँ से आ जाता है, यूपी है ना, बिहार, ये सब बिहार, पंजाब, ये हमारा सारा क्या आ जाता है, इंडो गैंगटिक मैदान ही तो आ जाता है। राजस्थान से लेकर के यूपी तक और उधर अरुणाचल प्रदेश, असम तक ये सारे इंडो गैंगटिक मैदान होते हैं। उत्तरी मैदान भी इसे बोलते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप, दक्कन पठार, पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट कौन, जैसे हमारा पूर्वी घाट में हमारा आ जाएगा कुछ पार्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और बांग्लादेश, ये हमारे पूर्वी घाट पे आ जाएंगे। पश्चिमी घाट हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, कुछ पार्ट राजस्थान का भी हो जाएगा। ये आप मैप लेकर के मैप में देखते चलना, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। केरल हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो ये दक्षिणी प्रायद्वीप दक्कन, हमारा दक्कन पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में। हमारा दक्कन पठार बना कैसे था, दक्कन पठार जो बना था दरारी उद्भेदन के कारण बना था, यानी कि क्रेटेशियस के कारण बना था। ठीक है, तो और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार। दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, दक्कन पठार आता है, पूर्वी घाट आता है, पश्चिमी घाट आता है और समुद्री व्यापार आ जाती है। ठीक है, इसका बताने का मतलब सीधा से ये था। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हिमालय पर्वत का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। हिमालय पर्वत का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, तो
अब देखते हैं। अब हमारा देखो, अभी तक हमने भौगोलिक स्तर से पढ़ा ना। अब हम इतिहास को भौगोलिक स्तर से देखते हुए पढ़ेंगे। तो अब हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये उत्तरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहाँ से? उत्तरी आक्रमण। अब उत्तरी आक्रमण में आपके कौन कौन से कंट्री आ जाएंगे, अब उनको कनेक्ट करते चलिए। उत्तरी आक्रमण में आपका ईस्ट तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट हो जाएगा आपका गुजरात, और नॉर्थ आपको हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, दिल्ली, ये आ जाएंगे हमारे उत्तरी महाद्वीप में। हाँ, तो ये उत्तरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, कुछ चीन भी आ जाएगा। तो जैसे चीन हमारे यहाँ आक्रमण करना चाहे तो जल्दी से आक्रमण कर नहीं पाएगा, वो हिमालय पर्वतों के कारण। तो वो क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। हिमालय से उत्पन्न नदियाँ कृषि को बनाए रखती हैं। हिमालय से उत्पन्न नदियाँ किसको बनाए रखती हैं? कृषि को बनाए रखती हैं। ये मध्य एशिया के साथ, आप मैप में देख लीजिएगा उत्तरी हिमालय में कौन कौन सी प्रदेश या कौन कौन से देश, मतलब हमारे इंडिया में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, आप देख लीजिए। ये मध्य एशिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसे खैबर दर्रा, मैंने बताया था ना, खैबर और बोलान दर्रा के माध्यम से हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार हम किस माध्यम से कर सकते हैं? मध्य एशिया में खैबर दर्रा और ये हमारा खैबर दर्रा और बोलान दर्रा, इनके माध्यम से करते हैं। मैंने यही बताया था ना, सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, कहाँ पर? इंडिया में आक्रमण किया था, तो किसके माध्यम से आया था? खैबर दर्रा के माध्यम से आया था, हिमालय को पार करते हुए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इंडो गैंगटिक मैदानी क्षेत्र का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। जो इंडो गैंगटिक मैदानी क्षेत्र है, ये सबसे क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है, जिसे गंगा और सिंधु जैसी नदियाँ समर्थित करती हैं। जैसे गंगा और सिंधु जैसी क्या करती हैं? नदियाँ समर्थित करती हैं। ठीक है, सपोर्ट करती हैं। यह हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं का पालक था। मैंने पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का ये क्या करता था? पालक था। तभी तो बोल रहा है कि प्राचीन इतिहास को जोड़ता है भौगोलिक स्तर से। यहाँ पाटलिपुत्र, दिल्ली, आगरा जैसे महत्वपूर्ण व्यापार राजनीतिक केंद्र उभरे। कौन से केंद्र उभरे? राजनीतिक केंद्र उभरे। पाटलिपुत्र, दिल्ली, आगरा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं और राजनीतिक केंद्र के रूप में भी उभरे। इंडो गैंगटिक मैदानी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? अब हम देख लेते हैं कि जो इंडो गैंगटिक मैदानी क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी प्रणाली में कौन कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी प्रणाली में कौन कौन सी नदी आती है? झेलम आ जाती है, चेनाब आ जाती है, रावी आ जाती है, सतलज आ जाती है, ब्यास आ जाती है। इनमें से सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये हमारी इसकी कौन सी सहायक नदियाँ भी कहाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा था गंगा नदी प्रणाली। गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? प्रमुख नदियाँ जो हैं वो यमुना, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, ये सारी नदियाँ हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में अब हम देख लेते हैं, तिब्बत से उत्पन्न होकर बंगाल की खाड़ी में जो मिलती हैं वो सारी क्या होती हैं? ब्रह्मपुत्र। यानी कि चीन, यांगत्सो नाम से जिस हम नदी को जानते हैं चीन में, वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, यांगत्सो, और इसे हम किस नाम से चीन में जानते हैं? यांगत्सो नदी के नाम से जानते हैं। कहाँ जानते हैं इस नाम से? चीन में। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से उत्पन्न होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये चीन में किस नाम से जानी जाती है? यांगत्सो नदी के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता को भूगोल से कैसे लाभ हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता को भूगोल से कैसे लाभ हुआ, हम इसके बारे में जानते हैं। यह नदियों के पास स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के पास, सिंधु नदी के पास स्थित थी, जो उपजाऊ भूमि और जल आपूर्ति प्रदान करती थी। इसे हम व्यापार नदी के नाम से भी जानते हैं। व्यापार नदी भूमि मार्गों के माध्यम से फूल फल रहा है। कृषि भी वहाँ पे प्रचलित थी ना सिंधु सभ्यता में, तो जो कि उसकी प्रमुख फसल क्या है, जौ, गेहूँ, चावल, ये प्रमुख फसलें वहाँ की मानी जाती। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी शहरी बस्तियाँ रक्षा व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से बनाई गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे कौन से हैं। अब जो भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं वो कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। हमारा पहला हो गया खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ से कहाँ तक की सीमा से लगता है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बीच से निकलती है। कौन, खैबर दर्रा की सीमा से लगती है खैबर दर्रा। इंडो आर्यंस फारसी ग्रीक द्वारा उपयोग किया गया है। किसके द्वारा ये उपयोग किया गया है, इंडो आर्यन फारसी और ग्रीक के द्वारा उपयोग किया गया है। बोलान दर्रा, दूसरी हमारी कौन सी दर्रा है, बोलान दर्रा। ये किसके लिए जानी जाती है, ये व्यापार और आक्रमण मार्ग के लिए जानी जाती है। कौन, बोलान दर्रा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी सिक्किला दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा भारत को तिब्बत और चीन से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, तिब्बत और चीन से जोड़ते हैं। कौन, सिक्किला दर्रा और नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा किससे किसको जोड़ते हैं, भारत को तिब्बत और चीन से जोड़ते हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं बोले तो दक्षिण भारत में हमारा कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। तो ये दक्षिण भारत है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि। ठीक है, ये सारे हमारे और भी मैप में आप देख लेना कि कौन कौन से प्रदेश मिलते हैं। तो पूर्वी तो यहाँ पे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, पूर्वी बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। कौन कौन सी है जो पूर्वी नदियाँ हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, वो कहाँ कौन कौन सी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी। पश्चिम में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, नदियाँ हैं नर्मदा और तापी। नदियाँ उपजाऊ भूमि प्रदान करती हैं और राज्य विस्तार को समर्थित करती हैं। ठीक है, और आप इन नदियों के बारे में सर्च कर लेना। गोदावरी नदियाँ की सहायक नदियाँ कौन है, कृष्णा नदियाँ की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, महानदी कहाँ पर पड़ती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर लेना। थार रेगिस्तान का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। थार रेगिस्तान कहाँ पे है, राजस्थान। ये एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है जो पश्चिम से आक्रमणों को सीमित करता है। किससे, पश्चिम से आक्रमणों को क्या करता है, सीमित करता है। कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ जनसंख्या कम है। यहाँ की जनसंख्या क्या है, कम है। क्यों कम है, जलवायु कठोर है। थार रेगिस्तान में क्या हो, अगर सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बहुत सर्दी लगेगी, और गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी।
तो वहाँ की जलवायु के कारण जनसंख्या कम, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। बाकी आप घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए जा सकते हो, बाकी वहाँ पे ऐसा रहने के लिए कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है। सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्ग इसके चारों ओर गुजरते हैं। डेक्कन पठार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डेक्कन पठार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खनिज संसाधनों से समृद्ध है, यहाँ पे बहुत सारी खनिज पाए जाते हैं। कहाँ पर? डेक्कन पठार में। ऐतिहासिक रूप से यहाँ सातवाहन चालुक्य विजयनगर संपूर्ण महत्वपूर्ण साम्राज्य पनपे। ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे कौन कौन से साम्राज्य पनपे? सातवाहन, चालुक्य, सातवाहन, चालुक्य, विजयनगर, महत्वपूर्ण साम्राज्य पनपे। डेक्कन पठार में से कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कृषि को बनाए रखी? कृष्णा, गोदावरी नदियाँ कृषि को बनाए रखी। यहाँ पे डेक्कन पठार में मिट्टी किस तरह की पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कैसे? काली मिट्टी। जड़ोल मिट्टी भी पाई जाती है यहाँ पे। जब ये मिट्टी सूखती है ना तो इनमें बहुत बड़े बड़े से दरारें आ जाती हैं, और दरारें उद्भेदन के कारण डेक्कन पठार हमारा बनता है। यहाँ पे ज्वालामुखी आता है तो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो मैग्मा चट्टानी के रूप में जम जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों ने इतिहास में क्या भूमिका निभाई? पश्चिमी और पूर्वी घाटों ने इतिहास में क्या भूमिका निभाई? पश्चिमी घाटों ने अरबी सागर के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। पश्चिमी घाटों ने क्या किया? अरबी सागर के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है। पूर्वी घाट मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट कौन कौन से प्रदेश से लगती हैं और पूर्वी घाट कौन कौन से प्रदेश से लगती हैं, तो आप समझ गए होंगे। दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच प्रदान करते हैं कौन? पूर्वी घाट। महत्वपूर्ण व्यापार नगर जैसे मामल्लापुरम, कावेरीपट्टनम विकसित हुए। कावेरी डेल्टा ने दक्षिण भारतीय इतिहास में क्या योगदान दिया? तो चलते हैं देखते हैं कि कावेरी डेल्टा ने दक्षिण भारत के इतिहास में क्या योगदान दिया। अत्यधिक उपजाऊ भूमि प्रदान किया हमें, जिसे समृद्धि कृषि हुई। समृद्धि कृषि का मतलब समझ रहे हो? समृद्धि कृषि का मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से विकसित कृषि कावेरी डेल्टा में ही योगदान दिया गया है। चोल साम्राज्य का केंद्र है, ठीक है, जिसने मुद्रा चोल साम्राज्य का केंद्र है क्या? कावेरी डेल्टा का भाग, क्योंकि दक्षिणी भारतीय तमिलनाडु चोल साम्राज्य वहाँ से विकसित करता था, तो कावेरी नदी वहीं से गुजरती, कावेरी डेल्टा वहीं पे बना, जिसने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला और संस्कृति विकास के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध मंदिर, वास्तुकला, सांस्कृतिक विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पे मंदिर बहुत पाए जाते हैं ना, तो जब मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ तो वास्तुकला भी वहाँ पे पाई जाती है। और तो देख लेना आप दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं और कैसी संस्कृति का वहाँ पे विकास हुआ। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण सभ्यता ही पाई जाती थी, पंचायती सिस्टम था। प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग कौन से थे? नेक्स्ट हम ये देखते हैं। सिल्क रोड के माध्यम से कैसे व्यापार किया जाता था? भारत को मध्य एशिया और उससे परे जोड़ता था।
भारत को किससे जोड़ता था? मध्य एशिया और उससे परे जोड़ता था। समुद्री मार्ग व्यापार मार्ग कौन से थे? दक्षिण भारत को दक्षिण पूर्व और रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। सॉरी गाइस, दक्षिण भारत को दक्षिण पूर्व एशिया और रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। आंतरिक नदी मार्ग कौन कौन सी व्यापार को जोड़ता है? व्यापार और गतिविधियों को सुगम बनाता है। क्या करता है? व्यापार और गतिविधियों को सुगम बनाता है। दिल्ली भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सेंटर पे है और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ दिल्ली में चारों तरफ से लोग आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि गंगटिक मैदान क्षेत्र में स्थित है। मैंने पहले ही बताया था कि उत्तरी मैदान में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गंगटिक मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। पानीपत, यहाँ पे बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे मुगल वंशों ने राज्य भी किया है। पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ पे राज्य शासन किया और अकबर ने भी वहाँ पे शासन किया, बाबर ने भी शासन किया, हुमायूं बीबी ने शासन किया, तो रजिया सुल्तान भी वहीं से जानी जाती है। तो इसलिए दिल्ली भारतीय इतिहास में क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। वहाँ से बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ें, साक्ष्य जुड़े हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया वो। पानीपत और तराइन जैसे प्रमुख लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई। विभिन्न साम्राज्यों की राजनीति राजधानी बन गई, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। भारत के भूगोल ने सांस्कृतिक विविधता में कैसे योगदान दिया? गाइस, आप लोग कमेंट्स करके बताना कि पानीपत का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ। तराइन का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। भारत के भूगोल ने सांस्कृतिक विविधता में कैसे योगदान दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों ने विभिन्न जलवायु क्षेत्रों ने विविध जीवन शैलियों और परंपराओं को जन्म दिया। विंध्य पर्वत भौगोलिक अवरोधों ने उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को संरक्षित किया। दर्रों के माध्यम से प्रवास ने सांस्कृतिक मिश्रण को संभव बनाया। दर्रों के माध्यम से जब प्रवासी एक देश से दूसरे देश में आते थे तो वो जैसे कि हमारे यहाँ मान लो हमारे दिल्ली में चीनी या सभ्यता के लोग आ गए, अमेरिकी लोग आ गए, रसियन लोग आ गए, तो ये लोग क्या है कि ब्रिटिशर्स आए हमारे कंट्री पे, तो ये लोग क्या है कि अपनी संस्कृति हमारे यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी संस्कृति और इनकी संस्कृति का क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तट ने इतिहास को कैसे आकार दिया? वीडियो गाइस थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाली है और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इन पीडीएफ के अनुसार पता चलेंगी कि क्या हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। भारत के समुद्र तट ने इतिहास को कैसे आकार दिया? समुद्री व्यापार ने दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व यूरोप से व्यापार को बढ़ावा दिया। चोल और चेरी शक्तिशाली तटीय साम्राज्य उभरे। तो आपको एक और होमवर्क मिल रहा है कि चोल और चेरी का साम्राज्य कहाँ पर था और किन किन राजाओं ने शासन किया, ठीक है। और ये चोल शासन
कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है। लोथल, लथल, अरिकामेडू, कालीकट बंदरगाह व्यापार केंद्र बन गए। भूगोल ने भाषाई विविधता में कैसे योगदान दिया? अब हम भाषाई विविधता के बारे में जानेंगे। जैसे कि पर्वतों और नदियों द्वारा पृथक्करण ने विभिन्न भाषाओं के विकास को बढ़ावा दिया। किसके माध्यम से? पर्वतों और नदियों के पृथक्करण ने विभिन्न भाषाओं के विकास को बढ़ावा दिया। जैसे हमारे यहाँ दक्कन पठार ने उत्तरी भारत के साथ सीमित संपर्क के कारण द्रविड़ भाषाओं, किसका? द्रविड़ भाषाओं को संरक्षित किया। संस्कृत, प्राकृत और तमिल विभिन्न क्षेत्रों में पनपी। तो हम अब ये देखेंगे कि प्राकृत भाषा का उद्भव किसने किया। ठीक है, प्राकृत भाषा कौन लेकर के आया, ये देखेंगे। संस्कृत भाषा के जनक कौन माने जाते थे, इसके बारे में आप पता लगाना। ठीक है, तो आप सभी लोग ये सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी करते रहेंगे और आप ये सुन कर के इसे मत छोड़ देना, वरना आपके लिए लॉस होगा। आपको जो भी होमवर्क मिले या फिर आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि संस्कृत की जनक कौन माने जाते हैं, प्राकृतिक भाषा कौन लेकर के आया, कौन इसके जनक माने जाते हैं, और बौद्ध जैन में प्राकृतिक भाषा का यूज हुआ कि नहीं हुआ, जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा का यूज हुआ कि नहीं हुआ। अब इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखिएगा। ठीक है। भूगोल ने भारतीय कृषि को कैसे आकार दिया, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडो गैंगटिक, अब हम भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय कृषि हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हम कृषि के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में क्या है कि लोग कृषि को छोड़ करके शहर की तरफ भाग रहे हैं, नौकरी देख रहे हैं, क्योंकि कृषि में उनको लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमारा देश कभी कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन आज हम कृषि प्रधान देश के आज हम अपनी इंडिया को कृषि प्रधान देश नहीं कह सकते, क्योंकि पुरुषों ने कृषि को छोड़ रखा और महिलाओं की इस टाइम भागीदारी ज़्यादा है कृषि में। इंडो गैंगटिक मैदानी क्षेत्र ने विस्तृत कृषि भूमि प्रदान की। मानसून पैटर्न ने फसल चक्रों को निर्धारित किया। तो हम मानसून के हिसाब से, जैसे कि खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें कब होगी, किस मानसून में होगी। जैसे हमारी होगी खरीफ की फसलें, रबी की फसलें कब होती हैं, गर्मी के मौसम पे होती हैं। ठीक है, समर सीज़न में आती हैं। तो सीज़न के हिसाब से हमारे फसल चक्र भी निर्धारित कर दिए गए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नदियों का रोल है कि नहीं है, इनके बारे में। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता था। लेकिन आज हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी चावल प्रथम स्थान पे हो गया है। ठीक है, तो कृष्णा और कावेरी और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और किन किन प्रदेशों से होकर के गुजरती है, इसके बारे में जानकारी ले लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि चावल उत्पादन कहाँ कहाँ हो सकता है और कौन कौन से क्षेत्र प्रमुख हो सकते हैं। ठीक है। भूगोल का भारतीय युद्धों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब हम भारतीय युद्धों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। प्राकृतिक अवरोधों ने रक्षा के फायदे प्रदान किए। जो हमारे हिमालयी पर्वत हैं वो प्राकृतिक अवरोध करते हैं, बाधा डालते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारे देश की सीमा में नहीं आ सकते, हमारे देश में नहीं आ सकते। तो ये हमारे रक्षा के लिए बने हैं।
किसके लिए फायदे करती है? रक्षा के लिए। दूसरा, किलों को पहाड़ियों पर रणनीतिक रूप से बनाया गया है। किलों को पहाड़ियों पर रणनीतिक रूप से बनाए गए, जैसे राजपूत किले बने। कौन से? राजपूत किले। नदियों के नियंत्रण ने राजनीतिक प्रभुत्व की कुंजी बनाई। नेक्स्ट हम देख लेंगे भूगोल ने विदेशी प्रभावों को कैसे सक्षम किया। अब हम की लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब तो आपको पढ़ ही लेंगे विदेशी प्रभावों को कैसे सक्षम किया, ठीक है। किसने? भूगोल ने। पश्चिमी पासों ने इंडो आर्यंस, क्या जो पश्चिम में पासे बहुत खेले जाते थे, तो पासे हमारे इंडिया पे नहीं खेले जाते थे, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे, तो वो पश्चिम में छोड़ के चले गए, पश्चिमी देशों, पश्चिमी देश मतलब पश्चिमी एरिया में वो छोड़ के चले गए विदेशी। यूनानियों और मुगल्स ने के प्रवेश की अनुमति दी, तो वो क्या लेकर के आए? पासा लेकर के आए, ठीक है। समुद्र तट ने फारस, रोम और चीन से व्यापार को सक्षम किया। तो पहले हमारे यहाँ व्यापार के माध्यम से चीन में कौन सबसे पहले आया? फाहान आया था, हिंद संघ आया था, ठीक है। तो ये लोग आए थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भारतीय कला, धर्म और प्रौद्योगिकी को प्रभावित किया। विंध्य पर्वत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करता है। किसके? उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करता है। यह भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों को विभाजित करता है। ऐतिहासिक रूप से इसने दक्षिण में उत्तर का प्रभाव सीमित किया। किसको? दक्षिण में उत्तर का प्रभाव सीमित किया। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम? ऐतिहासिक रूप में, ठीक है। नदियों ने प्राचीन भारतीय शहरों को कैसे प्रभावित किया? नदियों ने प्राचीन भारतीय शहरों को कैसे प्रभावित किया? किसको? प्राचीन भारतीय शहरों को कैसे प्रभावित किया? चलो देख लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पहला नंबर क्या है? पाटलिपुत्र, वाराणसी और दिल्ली जैसे शहर नदी के किनारे विकसित हुए हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे विकसित है? यमुना। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे है। पाटलिपुत्र, वाराणसी ये किसके किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी, ठीक है। नदियां परिवहन और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है। नदियां किसके लिए महत्वपूर्ण है? परिवहन और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है। बाढ़ के मैदानों ने, अभी जैसे महाकुंभ मेला आपने देखा होगा, तो वहाँ पे नाव से कितने लोग यात्रा करते थे, और नाव से वहाँ पे कितने लोगों ने घूमा और अलग अलग चीज़ें देखी। वहाँ अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से लोग आए और महाकुंभ मेले का एंजॉय किए। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यटन के लिए जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे पर्यटन आता ही आता है। तो मतलब पर्यटन यात्री आते ही आते हैं। तो पर्यटन के लिए, पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परिवहन और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। बाढ़ के मैदानों ने कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान किया। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालय ने भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित किया। यह भारत में ठंडी हवाओं के प्रवेश को रोकता है। किसको रोकता है? ठंडी हवाओं को प्रवेश को रोकता है। कौन? हिमालय
मानसून के निर्माण में योगदान करता है। ये मानसून के निर्माण में योगदान करता है, विभिन्न परिस्थितिकी क्षेत्रों को जन्म देता है। विभिन्न परिस्थितिकी क्षेत्रों का मतलब ये होगा कि वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के पौधे, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को जन्म देता है। हाँ, आज भारत को किन प्रमुख भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज भारत को किन प्रमुख भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे थार क्षेत्र में मरुस्थलीकरण, थार क्षेत्र में भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंडो गैंगटिक मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के लिए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून पैटर्न का प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारी चुनौती का सामना, इन चुनौतियों का सामना हमें भारत में करना पड़ता है। थार जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, वहाँ पे लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए चुनौती हमारे लिए बन जाती है ना। इंडो गैंगटिक मैदानी क्षेत्र जो आते हैं, वहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। बाढ़ आ जाता है तो वहाँ के लोग भूख हड़ताल, रहने के लिए और उनका आवास सब नष्ट हो जाता है और उनकी बनी बनाई पूंजी सारे चले जाते हैं, तो इसलिए चुनौती का सामना तो हमें करना ही पड़ता है। मानसून पैटर्न बदलता रहता है। मानसून पैटर्न में जैसे सर्दी में काफ़ी चीज़ों का नुकसान भी होता है और काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा भी होता है। और जैसे कि हम देखें, बाढ़ आ जाती है तो गर्मी कभी सूखा पड़ जाना, तो सूखा पड़ जाए तो लोगों को फसल उत्पादन नहीं होगा और जीविका नहीं चल पाएगी। और ज़्यादा सर्दी हो गई तो लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी हमको काफ़ी सारी चुनौतियाँ झेलना पड़ता है। भारत के भूगोल ने वैश्विक व्यापार को कैसे प्रभावित किया? किसको? वैश्विक व्यापार, ठीक, को कैसे प्रभावित किया? यह पुराने व्यापार मार्गों के केंद्र में स्थित है। किनके? पुराने मार्गों के केंद्र में स्थित है वैश्विक व्यापार। भारतीय महासागर ने अफ्रीका, मध्य यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच प्रदान की है। जैसे कि यहाँ पे मसाले, वस्त्र, धातुएं प्रमुख निर्यात थी, ठीक है। मसाले हमारे देश में कौन लेकर के आया? तो दोस्तों, आपके लिए ये होमवर्क है कि मसाले हमारे भारत में कौन लेकर के आए, ठीक है। वस्त्र उत्पादन कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में जानकारी लेना। धातुएं प्रमुख निर्यात थी। धातुएं कौन लेकर के यहाँ पर आया और कैसे निर्यात किया जाता था, ये होमवर्क आप देख लेना। खनिजों की उपस्थिति ने भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित किया? खनिजों की उपस्थिति ने भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। डेक्कन पठार पे लोहा, सोने में समृद्ध था। दक्कन पठार में सबसे ज़्यादा खनिज क्या पाया जाता था? लोहा और सोना, ठीक है। जिससे आर्थिक समृद्धि को क्या मिलता था? बढ़ावा मिलता था। छोटा नागपुर पठार ने प्राचीन उद्योगों के लिए कोयला खनिज प्रदान किया। किनके लिए? प्राचीन उद्योगों के लिए, क्योंकि कोयला से क्या बनती है? बिजली बनती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उद्योग प्रदान किया।
खनन गतिविधियों ने प्रौद्योगिकी में प्रारंभिक विकास को प्रेरित किया। भारत के भूगोल ने धार्मिक प्रथाओं को कैसे आकार दिया? भारत के भूगोल ने धार्मिक प्रथाओं को कैसे आकार दिया? एक तो हमारा हो गया, हिमालय पवित्र माने जाते थे। क्या माने जाते थे? पवित्र माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं, जिसने हिंदू और बौद्ध विश्वासों को प्रभावित किया है। गंगा एक पवित्र नदी है। मंदिरों और मठों का निर्माण महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों पर किया गया है। ये धार्मिक रूप से जागृत है। भारत की प्राकृतिक रक्षा प्रणालियों ने राजनीतिक स्थिरता को कैसे आकार दिया? भारत की प्राकृतिक रक्षा प्रणालियों ने राजनीतिक स्थिरता को कैसे आकार दिया? हिमालय ने उत्तरी आक्रमण, पहले ही हम बता चुके थे, ठीक है, रक्षा प्रदान करता है, उत्तरी आक्रमण को रोका। रेगिस्तान और घने जंगल, किनको? रेगिस्तान और घने जंगल प्राकृतिक किलों के रूप में कार्य करते थे। किसके रूप में? प्राकृतिक किलों, जैसे प्राकृतिक किलों के रूप में कार्य करते थे। हालांकि दर्रों ने चयनात्मक आक्रमण और प्रवासन की अनुमति दी। उत्तर पूर्व भारत का भौगोलिक अलगाव कैसे प्रभावित हुआ? तो चलो देखते हैं उत्तर पूर्व भारत का भौगोलिक अलगाव कैसे प्रभावित हुआ। पहाड़ी इलाके से। घने जंगल बाहरी संपर्कों को सीमित करते हैं। अनूठी जनजाति संस्कृतियां संरक्षित हुई। बड़े भारतीय साम्राज्यों में राजनीतिक एकीकरण धीमा था। राजनीतिक एकीकरण क्या था? धीमा था, इसलिए भौगोलिक अलगाव को प्रभावित किया, इस तरीके से प्रभावित किया, ठीक है। भारतीय भूगोल ने समुद्री इतिहास को कैसे आकार दिया? भारतीय भूगोल ने समुद्री इतिहास को कैसे आकार दिया, इसके बारे में देखते हैं। लंबी समुद्र तट रेखा ने नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा दिया। रोम, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार संबंध बढ़े। भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में हुआ। तो आज का हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और आप लोग चैनल के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारी जानकारी दे कर के जाएगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से उसे पुट अप कर पाओ, ठीक है। तो मैं आप सबसे विदा मांगती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आप सभी ऐसे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आप जो उम्मीद की किरण है और उस किरण को हमेशा बनाए रखिए और रोशनी फैलाते रहिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।